एक सिटी एक विलेज से बहुत बड़ा होता है। ये बहुत ज़्यादा एरिया में फैला होता है और यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। भीड़ भरे मार्केट्स, बसेस, कार्स, हॉस्पिटल्स, पानी की सप्लाई, बिजली और ट्रैफिक कंट्रोल। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सब कौन मैनेज करता है? कौन प्लानिंग करता है, कौन डिसीजंस लेता है और कौन सारा काम करता है? इस चैप्टर में हम यही समझते हैं। एक लेजी संडे आफ्टरनून को माला और उसके फ्रेंड्स शंकर, जहांगीर और रिहाना अपनी गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर अच्छा बॉलिंग कर रहा था और लगभग रिहाना को आउट कर ही दिया था, पर वो फिर भी बैटिंग कर रही थी। फ्रस्ट्रेटेड होके उसने एक शॉर्ट बॉल डाली, सोचकर कि रिहाना उसे मार देगी और वो इजी कैच बन जाएगा। लेकिन रिहाना ने बॉल इतनी जोर से और इतनी ऊपर मारा कि वो सीधा जाके स्ट्रीट लाइट को लगा और लाइट टूट गई। रिहाना घबरा कर चिल्ला उठे और सब मैच भूल गए। पिछले हफ्ते ही उन्होंने निर्मला मौसी की खिड़की तोड़ दी थी और अपने पॉकेट मनी से उसे रिपेयर करवाया था। अब उन्हें लगा कि फिर से पैसा खर्च करना पड़ेगा। पर पैसा देंगे किसको? स्ट्रीट लाइट्स का मालिक कौन होता है? उन्हें कौन ठीक करता है? वो सब भागते हुए रिहाना के घर गए और उसकी मम्मी को सब बताया। रिहाना की मम्मी ने कहा कि उन्हें एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं पता, पर यह काम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करता है। उन्होंने सजेस्ट किया कि यास्मिन खाला से पूछ लेना चाहिए, जो रिसेंटली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर हुई हैं। बच्चे तुरंत उनके घर भागे और सारी कहानी एक साथ सुना दी। वो हंस पड़ी और बोली कि उन्हें किसी एक व्यक्ति को पैसा नहीं देना होता, क्योंकि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये सब संभालता है। स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज कलेक्शन, पानी की सप्लाई, स्ट्रीट्स और मार्केट्स को क्लीन रखना, सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। माला ने बताया कि उसने सिटी में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बोर्ड्स भी देखे हैं जो मलेरिया के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। यास्मिन खाला ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिजीजेस को रोकने के लिए भी काम करता है, स्कूल्स चलाता है, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज मैनेज करता है और पार्क्स और गार्डन्स बनाता और मेंटेन करता है। उन्होंने बताया कि पुणे जैसे बड़े सिटीज में इसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, पर छोटे टाउन्स में इसे म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं। रेहाना ने पूछा कि पार्क्स या हॉस्पिटल्स कहाँ बनने चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है, और क्या खाला ने अपनी नौकरी में ऐसे डिसीजंस लिए थे। खाला ने समझाया कि वो सिर्फ अकाउंट्स ऑफिस में काम करती थी और पे स्लिप्स बनाती थी। बड़े डिसीजंस वार्ड काउंसिलर्स लेते हैं। सिटी को अलग अलग वार्ड्स में बांटा जाता है और हर वार्ड का एक इलेक्टेड काउंसिलर होता है। जब कोई फैसला पूरे सिटी को अफेक्ट करता है तो काउंसिलर्स कमिटीज बनाते हैं, पानी, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइटिंग जैसे इश्यूज के लिए। ये कमिटीज बैठकर डिसाइड करती हैं कि क्या काम करना है, जैसे बस स्टैंड्स इंप्रूव करने हो, भीड़ वाले मार्केट को ज्यादा बार क्लीन करवाना हो या कोई बड़ा ड्रेन साफ करवाना हो जो सिटी के बीच से गुजरता हो। अगर प्रॉब्लम सिर्फ एक वार्ड के अंदर हो तो लोग अपने काउंसलर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं डेंजरस इलेक्ट्रिक वायर्स लटक रहे हों तो काउंसलर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बात कर सकता है। काउंसलर्स डिसीजन लेते हैं, लेकिन कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। कमिश्नर और स्टाफ को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, पर काउंसलर्स लोगों द्वारा इलेक्टेड होते हैं। रेहाना अभी भी जानना चाहती थी कि डिसीजंस कैसे बनते हैं। यास्मिन खाला ने बताया कि सब वार्ड काउंसलर्स मिलकर एक बजट बनाते हैं, फिर पैसे उस बजट के हिसाब से खर्च किए जाते हैं। काउंसलर्स कोशिश करते हैं कि उनके वार्ड की नीड्स भी बजट में इंक्लूडेड हों। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उन डिसीजंस को अप्लाई करता है। फिर उन्होंने बताया कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पैसे कैसे मिलते हैं। इतनी सारी सर्विसेज चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। कॉरपोरेशन अलग अलग टैक्सेस कलेक्ट करता है। जिनके पास घर होते हैं उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है और पानी और बाकी सर्विसेज के लिए भी टैक्स लगता है। बड़े घरों का टैक्स ज्यादा होता है। प्रॉपर्टी टैक्स सिर्फ टोटल इनकम का लगभग 1/4 होता है। एजुकेशन और दूसरी फैसिलिटीज के लिए भी टैक्सेस होते हैं। अगर तुम्हारा होटल या शॉप हो तो तुम्हें अलग टैक्स देना होता है। सिनेमा टिकट पर भी टैक्स होता है। इस तरह अमीर लोग ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, पर आम लोग भी जनरल टैक्सेस के थ्रू कंट्रीब्यूट करते हैं। शंकर, जो अब पूरी तरह इंटरेस्ट ले रहा था, उसने पूछा कि क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास बहुत वर्कर्स होते हैं क्योंकि सिटी इतनी बड़ी है। खाला ने कहा कि हाँ, काम डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है। पानी, गार्बेज कलेक्शन, गार्डन्स, रोड्स और नए कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट अलग होता है। वो सैनिटेशन डिपार्टमेंट में अकाउंट्स का काम करती थी। जब बच्चे उनके दिए हुए कबाब्स खा रहे थे, तब जहांगीर ने पूछा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो गार्बेज कलेक्ट करती है वो कहाँ जाता है।
खाला ने बताया कि पहले तो गार्बेज गलियों में ही पड़ा रहता था, उनके अपने एरिया में भी। अगर वो गार्बेज वहीं पड़ा रहे तो डॉग्स, रैट्स और फ्लाइज अट्रैक्ट होते हैं और बुरे स्मेल से लोग बीमार पड़ जाते हैं। एक टाइम तो हाल इतना खराब हो गया था कि पेरेंट्स ने बच्चों को बाहर खेलने भी मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि कचरे के पास रहकर वो बीमार ना हो जाएं। यास्मिन खाला अपनी कहानी आगे बताते हुए बोली कि मोहल्ला की औरतें बहुत परेशान थीं, क्योंकि हर जगह कचरा पड़ा रहता था। वो सब उनके पास सलाह लेने आईं। खाला ने उन्हें बोला कि वो डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर से बात करने की कोशिश करेंगी, पर पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तब गंगाबाई ने सजेशन दिए कि वेट करने के बजाय उन्हें अपने वार्ड काउंसलर के पास जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वही तो उनका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था। उसने कुछ औरतों को इकट्ठा किया और सब काउंसलर के घर गए। उन्होंने वहां जाके स्लोगन्स लगाने शुरू किए और जब काउंसलर बाहर आए तो उन्होंने पूरा प्रॉब्लम उनको समझा दिया। काउंसलर ने ध्यान से सुना और प्रॉमिस किया कि वो अगले दिन उनके साथ कमिश्नर से मिलने जाएंगे। उन्होंने गंगाबाई से ये भी कहा कि वो एरिया के सारे अडल्ट से सिग्नेचर्स कलेक्ट करें एक पिटिशन पर, जिसमें लिखा हो कि कचरा नहीं उठाया जा रहा है। काउंसलर ने ये सजेस्ट किया कि लोकल सैनिटेशन इंजीनियर भी साथ चले, ताकि वो कमिश्नर को सिचुएशन की सीरियसनेस समझा सके। उस शाम को बच्चे घर घर दौड़कर इंश्योर कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग पिटिशन पर साइन करें। अगली सुबह एक बड़ा ग्रुप औरतों का वार्ड काउंसलर और सैनिटेशन इंजीनियर के साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस गया। कमिश्नर उनसे मिले और एक्सक्यूजेस देने लगे कि कॉरपोरेशन के पास ट्रक्स की कमी है, पर गंगाबाई ने चालाक तरीके से जवाब दिया कि रिच नेबरहुड्स का कचरा तो हमेशा टाइम पर उठ जाता है। इसलिए जहांगीर ने मजाक में बोला कि इस बात का तो शायद कमिश्नर के पास कोई आंसर ही नहीं था। फिर कमिश्नर ने कहा कि वो तुरंत इस मामले को देखते हैं। गंगाबाई ने उन्हें वार्न किया कि अगर 2 दिन के अंदर सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई तो और बड़ा प्रोटेस्ट कॉरपोरेशन ऑफिस के सामने होगा। 2 दिन में सड़कें नहीं साफ हुई, लेकिन एक और बड़ा और शोर शराबे वाला प्रोटेस्ट जरूर हुआ। उसके बाद उनके एरिया में सैनिटेशन सर्विस ज्यादा रेगुलर हो गई। माला ने कहा कि यह सब तो एक बॉलीवुड मूवी जैसा लग रहा है जिसका हैप्पी एंडिंग हो। बच्चों को अब समझ आ गया कि लोग गंगाबाई की इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। जब वो सब वापस जा रहे थे तब रेहाना ने एक आखिरी सवाल पूछा, घर में जो 2 डस्टबिन्स होते हैं, एक वेट वेस्ट और एक ड्राई वेस्ट के लिए, क्या ये भी गंगाबाई का आइडिया था? खाला हंस पड़ी और बोली कि ये सिस्टम एक्चुअली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का आइडिया था, ताकि लोग घर पर ही कचरा अलग कर दें। इससे सड़कें ज्यादा क्लीन रहती हैं और कॉरपोरेशन का काम ईजी हो जाता है। बच्चों ने खाला का थैंक यू कहा और घर की तरफ चल दिए। काफी देर हो चुकी थी और सड़क यूजुअल से ज्यादा डार्क लग रही थी। जब सबने ऊपर देखा तो समझ गए कि क्यों। स्ट्रीट लाइट खराब थी। वो तुरंत वापस खाला के घर भागे। इस कहानी के बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ते हैं जो खाला के रिटायर होने के बाद बदली। पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अपने वर्कर्स होते थे कचरा कलेक्ट करने के लिए, पर आजकल पैसे बचाने के लिए देश भर की कई कॉरपोरेशंस ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करना शुरू कर दिया है। इसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को कम पैसे मिलते हैं, उनकी जॉब्स परमानेंट नहीं होती और कचरा उठाने का काम डेंजरस होता है। उनमें से कई लोगों को सेफ्टी इक्विपमेंट तक नहीं मिलता और अगर वो इंजर्ड हो जाएं तो उन्हें प्रॉपर हेल्प भी नहीं मिलती। आखिर में चैप्टर सूरत में 1994 में क्या हुआ उसके बारे में बताता है। सूरत एक टाइम इंडिया के सबसे गंदे शहरों में से था, क्योंकि लोग ड्रेन्स और स्ट्रीट्स में कचरा फेंक देते थे और स्वीपर्स के लिए कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता था। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी रेगुलरली कचरा नहीं उठाती थी और सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। इन सब वजह से वहां प्लेग का स्केयर फैल गया। प्लेग हवा से फैल सकता है और इन्फेक्टेड लोगों को दूसरों से दूर रखना पड़ता है। कई लोग मर गए और 3 लाख से ज्यादा लोग डर के मारे शहर छोड़कर भाग गए। ये शॉकिंग सिचुएशन ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मजबूर किया कि वो पूरा शहर साफ करे। उसके बाद सूरत देश के सबसे क्लीन शहरों में से एक बनकर रहा।